स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। देखिए, केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा यात्रा से जुड़ी अव्यवस्थाओं की खबर, और एबीपी गंगा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सभी यात्री समान है, किसी को वीआईपी दर्शन नहीं। ये धामी ने कहा है कि किसी को वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। जो भी यात्रा में आ रहे हैं वो सभी यात्री एक समान हैं, और सामान्य जो सामान्य नागरिक है उन्हीं की तरह यात्रा करेंगे। वीआईपी दर्शन नहीं होगा, रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था है सर चारधाम यात्रा को लेकर? क्या अभी वर्तमान में क्या स्थिति है सर? नहीं, अभी एक तो हमने सबसे पहले व्यवस्था की जो वीआईपी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वहाँ पर समाप्त कर दिया है। सभी के एक समान सबके दर्शन होंगे, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। सभी लोग स्वस्थ आएँ, सुरक्षित वापस लौट कर जाएँ, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। जो वृद्ध लोग हैं, जो ज़्यादा जिनकी अभी आयु है या शारीरिक रूप से कहीं पर कोई कमजोरी है, मैं सबसे अपील करता हूं कि जब तक पूरी तरह से उनको डॉक्टरों का प्रमाण पत्र इत्यादि न मिल जाए, ठीक से उनका हेल्थ चेकअप न हो जाए, तब तक वो यात्रा अपनी न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जो जवान लोग हैं, जो युवा हैं, उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि जो अगर हमारी यात्रा में, दर्शन में, कहीं पर भी हमारे ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या थोड़ा जिनकी आयु ज़्यादा है, उनको पहले मौका दें, उनको यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर दें। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इस यात्रा में सहयोग करें, और भगवान के आशीर्वाद से, केदारनाथ भगवान के आशीर्वाद से, बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से सभी की यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम इस लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, यात्रा रूट पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनौती है सरकार और शासन के सामने? नहीं, चुनौती पहले दिन से है, लेकिन उसके साथ साथ हम यात्रा के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का भी सारा का सारा प्रशासन, शासन, सब लोग हम लोग यात्रा में इन्वॉल्व हैं। इसको लेकर हमने अपने 2 मंत्रियों को, केदारनाथ जी का और बद्रीनाथ जी का, अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी है। वो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरा अनुश्रवण करेंगे, लोगों के साथ समन्वय करेंगे, और जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम करेंगे लगा। लोगों से सर लास्ट में अपील आपकी को क्या कहेंगे? लोगों से मेरी अपील है कि जब तक उनकी सारी व्यवस्थाएं आगे तक न हो जाएं, रहने की, आने की, जाने की सभी व्यवस्थाएं जब तक न हो जाएं, तब तक वो अपनी यात्रा न करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जब तक उनका मेडिकल परीक्षण ना हो या फिर डॉक्टरों की सलाह के बिना वो उत्तराखंड में चारधाम के दर्शन ना करें। अपने सहयोग कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा पर बोले पुष्कर सिंह धामी, वीआईपी कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने कह दिया है कोई भी वीआईपी नहीं है। जितने भी तीर्थयात्री हैं, जो भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो एक समान है, और वीआईपी दर्शन को रोका जा रहा है, ये जानकारी। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी से सहयोग की वो उम्मीद कर रहे हैं, सभी से सहयोग की अपील उन्होंने की है, जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी, और साथ ही जो और भी लोग हैं जो वहां पर कारोबारी हैं, उनसे भी सहयोग की अपील उन्होंने की है। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर किस तरीके से हुआ, देखिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और जो वीआईपी दर्शन को रोका गया है, उसको सबसे पहले तो आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जब चारधाम के कपाट खुले थे, यदि उस दिन से ही जो है सरकार वीआईपी दर्शनों पर प्रतिबंध लगाती तो ज्यादा बेहतर होता। अब जब अव्यवस्थाएं जो है चारधाम यात्रा पर हावी होती जा रही हैं, तो सरकार ने जो है वीआईपी दर्शन बंद किए हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है प्रीतम जी, और बहुत किरकिरी हुई। पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई, सरकार से कहा गया कि कहां पर कमी है, कहां पर खामी आप दीजिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि इस बार तो बहुत लंबा वक्त मिला था। देखिए, कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है जी। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, और सरकार ने भी
प्रारंभिक दौर में जो है बड़ा प्रचार प्रसार चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में किया और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है वो आपके सामने है। चारधाम यात्रा के दरमियान जो है कई श्रद्धालुओं की जो है अकाल मृत्यु हुई है और सरकार जो है चारधाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, आईटीबीपी और एनडीआरएफ को जो है मैदान में उतारना पड़ा, जबकि आईटीबीपी और एनडीआरएफ तब मैदान में आती है जब असामान्य स्थिति होती है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकार जो है चारधाम यात्रा को संचालित करती है। तो ये संकेत है इस बात का कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी मजबूत चारधाम में होनी चाहिए थी वो स्वास्थ्य सेवाएं नदारद है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार अब भी जो है समझ जाए और इस चारधाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करे ताकि हर श्रद्धालु चारधाम आए और चारों धामों में जाकर के जो है वो दर्शन कर सके। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बिल्कुल ठीक, सुविधा पूर्वक सभी दर्शन कर पाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। प्रीतम सिंह जी, कोई प्लानिंग है विपक्ष की कि निरीक्षण करने के लिए आप लोग जाएंगे जो अलग अलग पड़ाव हैं चारधाम यात्रा के, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खामियां सामने आ रही हैं, लंबा वक्त, उसके बाद भी इन खामियों के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है एग्जैक्ट, और प्लानिंग क्या है आप लोगों की विपक्ष के तौर पर? नहीं देखिए, विपक्ष जो है सकारात्मक भूमिका जो है चारधाम यात्रा में निभाना चाहता है, लेकिन अगर अव्यवस्थाएं होगी तो स्वाभाविक बात है विपक्ष का जो दायित्व बनता है उसका हम निर्वहन करने का काम करेंगे। हमारे साथी लगातार जो है चारधाम यात्रा जहाँ से जाती है रास्तों पर हैं और चारों धाम में भी हमारे कांग्रेस के साथी विद्यमान है, उनसे जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनसे जो संवाद स्थापित हो रहा है उसमें सीधा ये परिलक्षित हो रहा है कि राज्य सरकार जो है चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम। अच्छा प्रीतम सिंह जी, एक आखिरी सवाल, इस वक्त में सतपाल महाराज को लेकर भी कहा जा रहा है कि पर्यटन मंत्री जो कि नोडल विभाग होता है चारधाम यात्रा के संचालन में, पर्यटन मंत्री जो है इस वक्त दुबई में है, इसको लेकर भी आप लोग बहुत आक्रामक दिखाई दे रहा है। देखिए, आक्रामकता की बात नहीं है, वैसे चारधाम यात्रा की जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन मंत्रालय निभाने का काम करता है और हम समझते थे कि पर्यटन मंत्रालय जो है चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, लेकिन जो हेड ऑफ द ठीक है प्रीतम सिंह जी, डिपार्टमेंट है, पूरी बात सुनिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष भी नाखुश है और ये कहा जा रहा है कि लंबा जब वक्त मिला 2 साल का तैयारियों को करने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर वो मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा, वो तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के विधिवत संचालन को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही हों, मगर सच्चाई यह है कि यात्रा शुरू होने के महज 10 दिन के भीतर ही 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सिर्फ केदार धाम में ही 10 यात्रियों की जान गई है, जिससे यात्रियों के संचालन पर कई सवाल खड़े हो गए। तीन मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, मगर यात्रा मार्गों पर दुश्वारियां शुरू हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुजुर्गों पर भारी पड़ रही यात्रा, यात्रा मार्गों की चढ़ाई बुजुर्गों पर भारी। सबसे ज्यादा परेशानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के सामने है। पैदल मार्गों की थका देने वाली चढ़ाई और वहां पर अव्यवस्थाएं यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। यात्रा के दौरान अब तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से 60 आयु वर्ग में 7, 40 से 50 आयु वर्ग में 4 और 30 से 40 आयु वर्ग के 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये यात्रा इंसान ही नहीं बल्कि जानवर पर भी भारी पड़ रही है। अब तक तकरीबन 25 घोड़े और खच्चरों की भी चारधाम यात्रा मार्गों पर मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ धाम में दोपहर बाद हर दिन मौसम करवट बदल रहा है।
बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी भी हो रही है, जिस वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचोली के पास यूपी के एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए गौरीकुंड अस्पताल लाया गया, मगर यात्री की जान बचाई न जा सकी। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बीमार लोगों को भी अभी यात्रा पर आने से बचना चाहिए। पहले जो यात्रा पे आ रहा है वो एडवाइस अपने चिकित्सक की ले ले। अगर उसको पहले से कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो उसके हिसाब से फिर वो अपनी यात्रा प्लान करे। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हाई एल्टीट्यूड पर आने से ऑक्सीजन की दिक्कत आने लगती है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देखिए 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। अभी ये मई का महीना ही है। 10 दिन चारधाम की यात्रा को शुरू हुए अभी हुए हैं और 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, पंकज के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। पंकज, देखिए 10 दिनों का वक्त महज हुआ है, 28 यात्रियों की जान गई है। अब किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा या फिर प्रशासनिक अमला आगे बढ़ रहा है? जो असुविधाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, उनके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पंकज, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से यात्रियों की मौत हो रही है, लगातार जो आंकड़ा यात्रियों की मौत का बढ़ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है, हर तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन यात्रियों की मौत से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे को एक पहले ही नियोजित तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी। हर पॉइंटों पर डॉक्टरों की तैनाती की जानी थी। चारधाम यात्रा मार्गों पर कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की जानी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उसमें ये अभी पता चला है कि हार्ट अटैक की वजह से मौतें हुई हैं। और हार्ट के जो डॉक्टर हैं उत्तराखंड में है ही नहीं, फिजिशियन उसका कामकाज देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये साफ कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमे ने चारधाम यात्रा को लेकर पहले से ही बेहतर मुकम्मल व्यवस्था नहीं की थी, इसी वजह से यात्रियों की मौत हो रही है। बात सिर्फ यात्रियों की नहीं है। अगर हम घोड़े खच्चरों की बात करें, पैदल मार्ग पर यात्रियों की जो सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है वो घोड़े खच्चरों के माध्यम से होती है। तो घोड़े खच्चरों के लिए भी घोड़ा पड़ाव की व्यवस्था न होने पर, क्योंकि जो केदारनाथ का 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और वहीं अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहां पर 6 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, वहां पर घोड़े खच्चरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अकेले केदारनाथ में 8000 से ज़्यादा घोड़े खच्चर रजिस्टर किए गए हैं, जो यहाँ पर पैदल मार्ग पर यात्रियों को आवाजाही में सहूलियत देते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो घोड़ा पर आपकी बड़ी व्यवस्था नहीं है, पशु चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि अगर पशु चिकित्सक वहाँ होता तो इतनी संख्या में जो घोड़े खच्चर हैं, जानवर हैं, वो नहीं मरते। तकरीबन अभी तक 25 घोड़े खच्चरों की मौत भी वहाँ पर चारधाम यात्रा में हो चुकी है। तो ये सब अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए, खासकर स्वास्थ्य विभाग इसमें फेल हुआ है। इसलिए लगातार चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत हो रही है और वहीं जानवरों की भी मौत हो रही है। ठीक है पंकज, ये हर बार होता है चारधाम की यात्रा में, अव्यवस्थाएं उजागर होती हैं, लेकिन इस बार ये हर कोई जान रहा था, सरकार भी जान रही थी कि 2 साल के बाद ये मौका है तो बेतहाशा भीड़ जुटेगी, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। केदारधाम मार्ग में एक यात्री के सिर पर पत्थर लगने की वजह से गंभीर चोट आई है। ये यात्री ओडिशा के रहने वाले हैं बताया जा रहा है, और केदार मार्ग में घायल हुए ओडिशा के तीर्थ यात्री की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए यात्री को ऋषिकेश एम्स लाया गया और ऋषिकेश लाए गए घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल के ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और नाजुक हालत को देखते हुए खबर है कि उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। लगातार हादसे किस तरीके से यात्रा मार्गों पर हो रहे हैं उसी से जुड़ी ये खबर है, और ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है तीर्थ यात्री को। देखिए, एक तरफ केदारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध हो सके, इसके लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। और इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया है। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं, ये जानकारी डीएम ने दी है।
देखिए, चारधाम यात्रा पर अब तो हर रोज किसी न किसी यात्री की जान जा रही है। अब तक 28 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का दावा यह है कि उन्होंने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर इंतजाम किए हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए 124 एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी और इसके साथ ही अलग से एडवांस एम्बुलेंस सेवा भी लगाई गई है। और देखिए, वहीं चारधाम यात्रा के लिए 150 से ज्यादा डॉक्टर्स की अलग अलग तैनाती की गई है। ये धन सिंह रावत का दावा है। और दावा ये भी कि केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्गों पर हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये आश्वासन दे रहा हूँ कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम लोगों ने 124, 108 एम्बुलेंस और साथ में हमने एडवांस एम्बुलेंस भी लगाई हैं, जिसमें कि ईसीजी से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और लगभग 150 से ज़्यादा डॉक्टर हमने चारधाम यात्रा में लगा रखे हैं। और एक स्वास्थ्य विभाग ने आज एक निर्णय और किया है कि केदारनाथ यात्रा जो हमारी लगभग 18.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है और यमुनोत्री, यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे दो जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। देहरादून से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर मुख्य सचिव का बयान सामने आया है। मुख्य सचिव एसएस संधू का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, ये उन्होंने कहा है। ये देखिए, बड़ी जानकारी। मुख्य सचिव एसएस संधू का ये बयान है कि प्रदेश में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी कमी है। अब इस पर स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। ये पहले भी जानकारी आई थी। इसी बीच ये बड़ी खबर है। ये कहा गया कि कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है प्रदेश में। ये एसएस संधू कह रहे हैं, मुख्य सचिव। प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, आप सभी जानते हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने हर प्रयास किया कि जितने हमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए उतने लें, लेकिन कमी रहती है, वो आप भी जानते हैं। आम प्रदेश से ज़्यादा वेतन देने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पा रहे और किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रदेश सरकार कर सकती थी, जो और डॉक्टर हैं फिजिशियन, उनको कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कुछ दिनों की 2 सप्ताह 3 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वहाँ कोई सर्जरी तो होनी नहीं है। एक फर्स्ट एड टाइप जो स्पेशलिस्ट देता है वही होता है रिवाइव करने की। वो चिकित्सकों को ट्रेनिंग करके, इस बार ये पहली बार हुआ है, स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट वाली ट्रेनिंग करा के कुछ सप्ताह की उन लोगों को ऊपर भेजा गया है। एक और बड़ी खबर है। केदारनाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया है, कमान संभाली है और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी संभालेगी मोर्चा। ये बड़ी जानकारी। यात्रा मार्गों केदारनाथ धाम में तैनात रहेंगे आईटीबीपी के जवान और एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरी कुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। गंगोत्री धाम की बात कर लेते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं, मगर यात्रा पड़ावों पर सही व्यवस्थाएं नहीं होने से यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों का कहना यह है कि यात्रा पर वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी, जैसी उम्मीद लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर खच्चर वाले के साथ नहीं बैठते ना तो अपने को हमको इंजर कर रहे हैं वो लोग, वो घोड़े का लात मरवा रहे हैं, तो वो एक रैली के साथ भटका रहे हैं। उसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए और चीटिंग करते हैं ज़्यादा। में जाते हैं तो ऊपर पंडे लोग लूटते हैं। जब चावल पकाने के लिए जाते हैं तो 50-50 रुपए का लेता है, 15 रुपीज़ लेता है। वो जूता घर में जाते हैं तो जूता घर में भी 10 रुपीज़ लेता है। अच्छा। और सभी को फटिया जूता ही रखना ही पड़ता है, ऐसा फर्ज पड़ता है। व्यवस्था में कठिनाई है। बड़ी खबर यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान चरमरा गई है परिवहन सेवा। देखिए, पौड़ी में वाहन नहीं मिलने की वजह से जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से क्योंकि सारी जो टैक्सीज हैं, जो बसें हैं, वो चारधाम यात्रा में लगी हुई हैं और इसी वजह से जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बहुत ही दिक्कत आ रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, टैक्सी नहीं मिल रही है। अब जैसे कोई गांव में बीमार हो गया तो जो है कि डबल किराया लेकर जो है कि ड्राइवर उसको ला रहा है। ये प्रशासन को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो है कि थोड़ा गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे बाहर से मंगाए। खबर देहरादून से है। हाल ही में देहरादून क्षेत्र में हुई चोरी की 4 बड़ी घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में 2 चोरियां, जबकि क्लेमेंट टाउन और ऋषिकेश में एक चोरी की घटना हुई थी। ऋषिकेश में चोरों ने घर में रखी नकदी और लाखों रुपए के आभूषण साफ किए थे और इस चोरी की घटना का मास्टरमाइंड सखी मौसी का लड़का निकला। और इसके अलावा क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरों ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की थी। वहीं विकास नगर में घर में नकदी और ज्वेलरी की चोरी के साथ एक बाइक पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धारचूला से बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और पुल। अति दुर्गम गांव कनार में करीब 2 महीने पहले ये पुल बना हुआ था। ग्रामीणों का आवागमन भी वहां पर बंद हो गया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। धारचूला से बड़ी खबर है कि भ्रष्टाचार की भेंट एक और पुल यहां पर चढ़ गया है। अति दुर्गम इलाका है कनार और करीब 2 महीने पहले एक पुल यहां पर बनाया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का जो आवागमन है वो बंद हो गया है इस पुल की वजह से। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये पुल धराशायी हो गया है। वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, लोग बता रहे हैं। और इसी पर हमारे साथी नीरज जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ा है, ये कहा जा रहा है, क्या जानकारी है, क्या ये मामला है, जरा बताएं विस्तार से। जैसे कि दीपा आपको बताना चाहूंगा, करीब 2 माह पहले ये पुल बना था जो अभी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और ये पुल लगभग 20 लाख की लागत से बना था। और जो ये अति दुर्गम क्षेत्र है बंगापानी तहसील का कनार गांव, जहाँ पे इस जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार भी किया गया था। और इसी 2 महीने पहले पुल बन के स्वीकृत भी हुआ और 20 लाख की लागत से बना। और ये पुल अभी 10 मई को ध्वस्त हो गया है। लगभग ग्रामीण जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैनिक है। और जो 5 मिनट का रास्ता था, लगभग आधे घंटे में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और ग्रामीणों ने कहा है कि जो इसमें सिरे से भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पे लगाया है कि जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे थे उनके द्वारा घटिया सामग्री यहाँ पे उपयोग की गई है और जिससे ये पुल ध्वस्त हो गया है।